नमस्कार। तो जैसा कि मैंने कहा था आप सबको कि मैं जल्द ही आपके समक्ष हिंदी में बाल अध्ययन लाने वाली हूँ। तो आपके सामने प्रस्तुत है कुछ वैसे विशेष प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 7 मार्क्स के लिए और कभी-कभी 16 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं कि बाल सिद्धांत में, जिसको सीडीपी भी बोलते हैं, विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो जैसा कि डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास के सिद्धांत है क्या, तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज करेंगे तो क्या होगा कि हमें मार्क्स भी पूरी तरह से मिलेगा। तो पहला है क्या, निरंतरता। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर फैली रहती है, जिसमें क्रमिक परिवर्तन और प्रगति शामिल होती है, या कह सकते हैं आप यह जन्म से लेकर जो है कब्र तक जो है यह चलती रहती है, जिसको इंग्लिश में वूम टू टूम भी कहते हैं। दूसरा है आपका अनुक्रमिक। विकास एक विशिष्ट अनुक्रम या पैटर्न का अनुसरण करता है, जहाँ कुछ कौशल या ज्ञान एक अनुमानित क्रम में प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ एक पैटर्न में फॉलो होता है। कभी भी डेवलपमेंट यानी विकास जो है आपका, ऐसा आप नहीं देखेंगे कि बच्चा जो है आज खड़ा होना सीखा और परसों जो है दौड़ने लगा और फिर जो है वो क्रॉलिंग करने लगा। ऐसा नहीं होता है, एक सिस्टम में चलता है जिसको अनुक्रमिक बोलते हैं। तीसरा आपका आता है व्यक्तिगत मतभेद। यहाँ पे जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है अपना विकास करने की अलग अलग क्षमता होती है, जिसका कारण आनुवांशिक होता है, पर्यावरणीय होता है और सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। तो इन सब कारकों से क्या होता है आपका कि बच्चों का विकास जो है अलग अलग परिवेश में अलग अलग होता है। और यह क्या है, वर्सेटाइल है, बहुआयामी भी है, क्योंकि विकास में सिर्फ शारीरिक वृद्धि ही नहीं होती बल्कि संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं सहित विभिन्न डोमेन हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे संचयी। प्रारंभिक विकासात्मक उपलब्धियाँ भविष्य के विकास की नींव रखती है और प्रत्येक चरण पिछले चरणों पर आधारित होते हैं। कभी भी प्रगति के लिए आप देखेंगे कि एक चरण से जो है दूसरा चरण जो है उस पर आधारित रहता है। अगर बच्चा जो है शुरुआत में उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, मान लीजिए एक बच्चे को बचपन में अच्छे से पोषण मिलेगा तो बच्चा आगे चल के और बढ़िया होगा। और अगर कुपोषण का शिकार होगा तो अगर वो बड़ा हो गया, उसके बाद भले ही आप उसको कितना भी कुछ दे दे तो वो जो है उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। तो हर एक विकास का पिछला चरण उसके लिए नींव का काम करता है। आगे हम देखते हैं डायरेक्शन, इसका ये जो है दिशा दिखाती है और ये दिशात्मक है। तो विकास आमतौर पर सरल और जटिल दोनों, ठीक है, ये सिंपल आप देखिएगा, सरलता से जो है जटिलता की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और समग्र से विशेष तक प्रगति करता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि ये जो है प्लास्टिसिटी के बारे में बताता है। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि मानव विकास जो है फ्लेक्सिबल है यानी लचीला है, ठीक है, जिसमें अनुभवों और वातावरण के जवाब में परिवर्तन और अनुकूलन की क्षमता होती है, ठीक है। हम लोग ये जो है जैसे परिवर्तन में, जैसे माहौल में हम लोग रहते हैं, हमारे विकास में जो है वही हमें आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम जो है दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम क्या हैं। तो हम लोग अभी पहले ही चर्चा कर चुके हैं, थॉर्नडाइक के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग केवल उन विशेष प्रश्नों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो हमें परीक्षा में पास कराने के काम आएंगे, ठीक है। तो हम लोग उतने विस्तृत रूप से नहीं, इसको जो ज़रूरी प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे। तो इन नियमों को हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो अगेन मैं एक ही बात बार बोलती हूँ कि आंसर को अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम क्या है। पहला नियम है आपका तत्परता का नियम। तो सीखना सबसे अच्छा तब होता है जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है। जब तक कोई भी मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ना हो,
वो नहीं सीख सकता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा थॉर्नडाइक कहते हैं। तत्परता की कमी से निराशा हो सकती है और सीखने में बाधा भी आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है आपका आपके सामने है, लॉ ऑफ एक्सरसाइजेस को बोलते हैं। ठीक है, यानी व्यायाम के नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आप देखिए क्या है कि पुनरावृत्ति सीखने को मजबूत करती है। जितना अधिक हम लोग जो है उत्तेजना को जो है प्रतिक्रिया में कनेक्शन में लाएंगे, उतना ही उपयोग किया जाता है, उतना ही मजबूत होता है। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप मजबूती पाएंगे। इसके विपरीत अगर इसको हम क्या करते हैं, जैसे वाइस वर्सा कहते हैं ना, कि अगर उपयोग में कमी आएगी तो कनेक्शन और कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ये नियम देखा। अगला आप नियम देखेंगे, प्रभाव का नियम, कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, संतोषजनक परिमाणों के बाद व्यवहार दोहराए जाने की संभावना है। अगर आप किसी चीज़ से संतुष्ट होते हैं, या आप जो इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाई होना, अगर आप संतुष्ट होते हैं किसी कार्य से तो आप क्या करते हैं, आप उसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चा अगर कोई कार्य करता है, अच्छा करे या थोड़ी सी कोशिश भी करे, तो उसे सराहना अगर दी जाए तो बच्चा अगली बार उस कार्य को ज़रूर दोहराता है और फिर वो धीरे धीरे उसमें पारंगत हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यवहार को मजबूत करता है, जबकि नकारात्मक परिणाम इसे कमज़ोर करता है। आप एक बार सोचिए, अगर आपने जो है डोरबेल बजा और आपका बच्चा जो है डोर खोलने गया और आपने जो है उसको शाबाशी दे दी, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, अब आगे जब भी डोरबेल बजेगा वो तुरंत से तत्परता से जाएगा और दरवाजे को खोलेगा। ठीक है, और जो है अतिथि का स्वागत करेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप पहली बार में ही उसे बहुत ज़ोर से डांट देंगे और आप कहेंगे कि दोबारा ये काम मत करना, तो ये डांटने के बाद क्या होगा, वो दोबारा कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये उदाहरण से उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे होता है आपका पुनरावृत्ति का नियम। एक उत्तेजना के लिए सबसे हालिया प्रतिक्रिया वह है जिसे दोहराया जाने की सबसे अधिक संभावना है। जब तक पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन जो है तभी हो सकता है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इफ़ेक्ट कब होगा, जब पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति का नियम क्या होता है, यह सीखने में हाल के अभ्यास और अनुभवों के महत्व पर जोर देती है। जो आपने अभी अभी सीखा है ना, उस पर जो है वो पुनरावृत्ति अगर करते हैं तो जल्दी हम लोग सीखते हैं। आगे आता है आपका तीव्रता का नियम। तीव्रता का नियम देखिए, एक अधिक तीव्र उत्तेजना एक मजबूत प्रतिक्रिया और बेहतर सीखने की ओर ले जाएगी, है कि नहीं। आकर्षक और ज्वलंत अनुभव सीखने की अवधारणा को बढ़ाते हैं। अब देखिए, जहाँ पे भी तीव्रता नहीं होगी तो सीखने की उसकी इच्छा भी कम हो जाएगी। तो ये आवश्यक है, तीव्रता का नियम इसलिए ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने हमें क्या क्या बताया। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, पहले तत्परता का नियम हो गया, फिर हमने देखा व्यायाम का नियम, फिर हमने देखा प्रभाव का नियम, फिर हमने देखा पुनरावृत्ति का नियम, और फिर हमने देखा तीव्रता का नियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग सक्रिय सुदृढ़ीकरण के बारे में, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, ये शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो सक्रिय सुदृढ़ीकरण की पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में आप लोग हम देखेंगे कि परिभाषा जो है इसका, सक्रिय सुदृढ़ीकरण में एक सकारात्मक उत्तेजना प्रदान करने या वांछित व्यवहार के तुरंत बाद। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि कभी भी बच्चा अगर कुछ करे तो उसको अगर हम और प्रोत्साहित करेंगे या कोशिश भी करें तो उसको और प्रोत्साहित करेंगे, तो वो होगा हमारा उत्तेजना को सकारात्मक रूप देना, है ना। तो सक्रिय सुदृढ़ीकरण में एक सकारात्मक उत्तेजना प्रदान करने या वांछित व्यवहार के तुरंत बाद एक नकारात्मक को हटाकर एक व्यवहार को मजबूत करना शामिल है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी परिभाषा है। आगे हम बढ़ते हैं कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है क्या। व्यवहार को जब दोहराया जाता है, व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाने के लिए एक पुरस्कृत उत्तेजना, जैसे
कि आप कक्षा में अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया, आपने उसकी प्रशंसा कर दी, आपने पुरस्कार के रूप में उसे आपने क्या दिया, अपने हाथ पर जो है कुछ स्टार या कुछ आपने स्माइली बना दिया। तो इस तरह से जो है आप उसको क्या करते हैं, सुदृढ़ करते हैं सकारात्मक रूप में। इसके बाद एक और होता है आपका नकारात्मक सुदृढ़ीकरण भी होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ क्या होता है कि वांछित व्यवहार जैसा कि आप चाहते हैं, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिकूल उत्तेजना। कई बार क्या होता है, जो कक्षा में बहुत अत्यधिक शोर हो रहा है, तो उससे आपको करने के लिए आप क्या करते हैं, कई बार आपने देखा है कि आप ज़ोर से चिल्ला देते हैं, कई बार आप जो है वो जो कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, कई बार आप डस्टर जो है आप बेंच पे बजाते हैं या स्केल, कुछ भी ज़ोर की आवाज़। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण में आ जाती है। आगे आता है आपका तत्काल प्रतिक्रिया। जो हम सक्रिय सुदृढ़ीकरण सबसे प्रभावित होता है जब सुदृढ़ीकरण तत्काल होता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि बच्चे ने आज आपको काम करके दिया, आपने आज ही साइन किया और आप उसका परिणाम उसको देंगे एक हफ्ता बाद कि तुमने उस दिन जो कॉपी लिखी थी वो बहुत सही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रतिक्रिया सदैव तत्काल देनी चाहिए। अगला है क्या, संगति। सुदृढ़ीकरण का लगातार अनुप्रयोग समय के साथ वांछित व्यवहार को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं हमने देखा स्किनर के बारे में एक प्रश्न तो फिक्स है, आना ही है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो स्किनर का सक्रिय प्रबलन का सिद्धांत क्या है? आपको पता ही है कि स्किनर के जो थ्योरी को ही जो है आप ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में जानते हैं। तो स्किनर का सक्रिय सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत है क्या? तो देखिए, पहला है ऑपरेटर कंडीशनिंग। स्किनर का सिद्धांत, जिसे ऑपरेटर कंडीशनिंग के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेटर कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है। यह मानना है कि व्यवहार इसके परिणामों से आकार लेता है। आपका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो इसी के कारण जो है आधार रूप लेता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुदृढ़ीकरण। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के बाद व्यवहार मजबूत होते हैं और पुनरावृत्ति की अधिक संभावना होती है। और नकारात्मक में भी हमने पढ़ा अभी कि सुदृढ़ीकरण भी एक अवांछनीय उत्तेजना को हटाकर एक व्यवहार की संभावना को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे सुदृढ़ीकरण की अनुसूचियाँ। स्किनर ने सुदृढ़ीकरण की विभिन्न अनुसूचियाँ जैसे निश्चित अनुपात, चर अनुपात की पहचान की, जो सीखने की ताकत और दर को भी प्रभावित करते हैं। फिर उन्होंने शेप देने के काम को बोला, आकार देना। जटिल व्यवहार सिखाने के लिए वांछित व्यवहार के क्रमिक सन्निकटन को धीरे धीरे मजबूत करना। देखिए, आपको भी पता है विकास जो है बहुत अचानक से नहीं होता, थोड़ा समय लगता है उसको। आगे देखते हैं अनुप्रयोग को। स्किनर के सिद्धांतों को शिक्षा, चिकित्सा और व्यवहार संशोधन कार्यक्रमों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ठीक है, आगे है शैक्षिक निहितार्थ के साथ नैतिक विकास का कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है? इसको जो हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? नैतिक विकास में जो है कुछ चरण आपको दिखाई देंगे कि नैतिक विकास के चरण जो है आपको कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरणों का प्रस्ताव रखा, जिन्हें 3 स्तरों में बांटा गया, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। इन 6 चरणों को 3 स्तर में, 3 लेवल में जो है बांटा गया है। पहले को कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, जो कि आपकी नैतिकता, आज्ञाकारिता और सज़ा से बचने और व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है। ठीक है, दूसरा जो है आपका पारंपरिक स्तर, जो ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, नैतिकता, सामाजिक अनुमोदन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित है। तीसरा उचित पारंपरिक स्तर, नैतिकता, सामाजिक अनुबंधों और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो आप समझ सकते हैं कि 6 चरणों को किस तरह से 3 स्तर में बांटा गया है।
आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक निहितार्थ। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक नैतिक दुविधाओं के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करके सहानुभूति को बढ़ावा देने और निष्पक्षता और न्याय को महत्व देने वाले कक्षा के वातावरण का निर्माण करके नैतिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे आप कभी भी कोई थ्योरी पढ़िएगा तो ये दिमाग में रखिएगा कि आप एक शिक्षक हैं और आपको जो है बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देनी है। तो इसके कारण आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आप वास्तविकता में करोगे, क्योंकि एक शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए, बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उसको प्रोत्साहित करने का गुण होना चाहिए। फिर देखते हैं हम लोग शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों को नैतिक व्यवहार का मॉडल बनाना चाहिए, छात्रों को नैतिक तर्क में संलग्न होने के अवसर प्रदान करने चाहिए, नैतिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला एक सहायक वातावरण बनाना चाहिए, क्योंकि बिना वातावरण के बच्चे जो है प्रोत्साहित ही नहीं होंगे कि वो आगे करना क्या है उनको और क्यों करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, शैक्षिक निहितार्थ के साथ वाइगोत्स्की की रचनावादी सिद्धांत क्या है, इसकी भी चर्चा हम लोग संक्षेप में करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि शिक्षा में गेस्टाल्ट सिद्धांत का अनुप्रयोग, समग्र शिक्षा, गेस्टाल्ट सिद्धांत समग्र शिक्षा पर जोर देता है। गेस्टाल्ट के बारे में आपको जो है शॉर्ट में भी आएगा, 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि गेस्टाल्ट में जो है सिद्धांत समग्र शिक्षा पर जोर देता है, जहाँ शिक्षार्थी अलग अलग भागों के बजाय पैटर्न और संरचनाओं को समग्र रूप से देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे धारणा और संगठन। यह समझना कि शिक्षार्थी जानकारी को कैसे व्यवस्थित करते हैं और पैटर्न को समझते हैं, निर्देशात्मक डिज़ाइन और शिक्षण विधियों को सूचित कर सकते हैं। आगे देखिए कि समस्या का समाधान कैसे होता है। ठीक है, समस्या का समाधान, शिक्षार्थी जो है सदैव समस्या का समाधान पाने के लिए जो है हमारे शिक्षक पर जो है एक तरह से आश्रित रहते हैं। तो समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, शिक्षार्थियों को समस्याओं के भीतर समग्र संरचना और संबंधों को देखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, अंतर्दृष्टि और रचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देंगे। अगला दृश्य एड्स। अभी देखते हैं आप लोग कि ऑडियो विजुअल जो है बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है ना। तो शिक्षार्थियों को सामग्री में समग्र पैटर्न और संबंधों को समझने में मदद करने के लिए आरेख, चार्ट और अन्य दृश्य एड्स का उपयोग करना। अगला है आपका सक्रिय शिक्षण। एक्टिव लर्निंग जब तक नहीं होगी, एक्टिव टीचिंग नहीं होगी, तब तक दोनों जो है ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। तो छात्रों को सक्रिय शिक्षण अनुभवों में शामिल करना जो उन्हें अंतर्निहित सिद्धांतों और पैटर्न को खोजने और समझने की अनुमति देता है। तो आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा में गैसलाइट सिद्धांत का अनुप्रयोग होता है, जो कि वाइगोत्स्की की रचनावादी सिद्धांत है। तो आपने देखा इसमें पॉइंट्स, समग्र शिक्षा, धारणा और संगठन, समस्या समाधान, दृश्य एड्स और सक्रिय शिक्षण। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी तरह जो है हम इसके अगले पार्ट को भी लेकर जुड़ पाएंगे। धन्यवाद।